कास्टिंग काउच बॉलीवुड में बहुत होता है, तो आपके साथ कोई ऐसा स्थिति कुछ खड़ा हुआ क्या? हाँ, हुआ तो है। मतलब एक ऑफिस है यहाँ पे, बाजू में ही है, अपने ऑफिस के 3-4 किलोमीटर दूरी है। तो उन्होंने ऑफिस बुलाया मुझे, तो बोले कि मैंने देखो ये मूवी करी है, मैंने ये मूवी करी है, मैंने ये मूवी करी है। मैंने बोला ओके 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 ओके, मैं अभी एक बड़ी मूवी करने वाला हूँ। मैंने कहा ओके सर। फिर वो करते करते वहाँ से अपने ऑफिस, अपनी जहाँ सीट पे खड़े होके वो इधर आ गया। तो जिसने यहाँ टच किया, मैंने कहा सर डोंट टच मी, ऐसे मैंने बोला सर डोंट टच मी। तो उसने क्या किया, वापस से टच किया। बोला अरे यार ये तो नॉर्मल है, इतना तुम फ्रैंक नहीं रहोगी तो कैसे इंडस्ट्री में काम करोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी जाने माने अभिनेत्री हैं और ये समाज में अपनी प्रभुत्व रखती है। इनके कई सारे वेब सीरीज आ चुके हैं और ये आए दिन कुछ न कुछ बड़े बड़े फिल्म सीरियल वेब सीरीज करते रहती है। आज हम इनसे जानेंगे कहाँ से आई हैं, किस शहर से आई हैं। पूनम जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। नमस्ते रवि जी। आपसे पहले तो हम जन्म से जानेंगे, जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ और कैसे इस फिल्म दुनिया में आ गए? बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। वहीं पे मेरी सारी स्टडी सब जयपुर में हुई है। जयपुर में 12th के बाद जब मैंने बियानी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे क्या है, लोग थिएटर करते हैं। तो मैंने भी ऐसे फ्लो में मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा लग रहा था। तो सबको वो था, मतलब कंपलसरी था कि आपको थिएटर करना ही पड़ेगा। एक सिलेबस टाइप का था बियानी कॉलेज में कि हाँ। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें जगने लगा थिएटर में, और फिर मैं मूवीज़ देखने लगी और लगा कि यार मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, अपना करियर बना सकती हूँ। और थिएटर में मैंने बहुत जब प्लेज ये सब किए ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा और मुझे वो जो दुनिया है ना वो बहुत अच्छी लगने लगी कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो। और वो एक बहुत प्योरिटी से मैं कनेक्ट हुई थिएटर से। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद मैंने रविंद्र मंच ज्वाइन किया, जयपुर में है रविंद्र मंच, वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मुझे पता चला कि अगर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे मुंबई आना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुंबई आना है तो आपको पैसा भी चाहिए होगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने फादर से बोला, तो मेरे पापा का सपोर्ट था कि ठीक है, मेरे ब्रदर बाहर गए तो ठीक है तुम भी जाके आओ, अपना करियर बना के आओ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली, पापा ने मुझे। तो जब मैं बाहर आई तो एक्चुअली लाइफ जो मैंने सीखी है ज़िंदगी जीना, वो मुंबई आके सीखा। क्योंकि तब तक तो मैं जयपुर में ही थी अपने घर पे। कोई प्रॉब्लम होती तो सब लोग घर वाले ही मेरी प्रॉब्लम्स देखते थे। उसके बाद जब मुंबई आई तो तब मुझे लाइफ का पता चला। ओह रेंट बहुत हाई है, ओह माय गॉड इतना स्ट्रगल है, इतने ऑडिशन है, पता नहीं होता कुछ फेक है, कहीं पर पैसा मांग रहे हैं। स्टार्टिंग डेज की मैं बता रही हूँ, 2 साल तक मेरे साथ ऐसा हुआ जब तक मुझे मुंबई नहीं समझ में आई। कहीं पे बोलते हैं अरे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, 5000 आपको देना होगा। तो ये सब चीज़ें है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब हल्का तकलीफ तो देता था कि रेंट जब आ जाए आपका 7-7 हज़ार रेंट होगा। अब आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग में हैं। और बहुत स्ट्रगल तो ऐसा नहीं है कि मुंबई में जब भी कोई भी एक्टर आता है तो स्ट्रगल तो होता ही। कोई बोले कि नहीं मुझे इसी स्ट्रगल के बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि आपके जयपुर में आप नुक्कड़ नाटक करती थी और इस तरह के छोटे छोटे कैंपेनिंग में शामिल होते थे और जिससे अपना राज्य का फ़ायदा हो, अपने समाज का फ़ायदा हो, इस तरह की चीज़ें भी किया करती थी। वो क्या है, उसका किस्सा क्या है? हाँ, जयपुर में जब मैंने रविंद्र मंच ज्वाइन किया तो क्या है कि अर्निंग चाहिए थी, इसलिए कि कमाना था और मुंबई आना था, थोड़ा सेविंग भी करना था। तो हमारे जो थिएटर के जो मेरे गुरु हैं मनोज कुमार योगी सर, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, तुम नुक्कड़ नाटक करो, तुम्हें थोड़ा पैसा मिल जाएगा, पर डे का 500 रुपीज़। मैंने कहा 500 चलो अच्छा है। वो मेरे लिए तो स्टार्टिंग ही थी, कभी कुछ कमाया नहीं। 500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उनका 500 रुपये मिल रहे हैं, ओह माय गॉड अच्छा है ऐसा। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं नुक्कड़ नाटक करना स्टार्ट किया। नुक्कड़ नाटक करते करते मैं जब गांव में, राजस्थान के जो विलेज है उसमें जब मैं नुक्कड़ करने लगी तो मुझे वहाँ की चीज़ें भी समझ में आने लगी कि बेटियों को इतने राइट्स नहीं होते बाहर निकलने के। मैं एक आपको स्टोरी शेयर करती हूँ कि मुझे वो गांव याद नहीं है अभी तक जहाँ पे मैं स्ट्रीट प्ले करने गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम जब स्ट्रीट प्ले करने गए तो हमको सबको इकट्ठा करना था। तो सबको इकट्ठा करना था तो सर ने बोला कि सबको बोला पूरी टीम को जाओ सबको बुला के लाओ। तो सारे आदमी तो आ गए वहाँ के,
लेकिन जो लेडीज़ थी वो आने को तैयार नहीं थी, वो घूंघट में ऐसे थी कि पूरा घूंघट निकाल के। तो मैंने बोला आइए, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, आपको तो आना ही है। बोले नहीं नहीं, हमारे अलाउड, हम नहीं आ सकते हैं, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उन्होंने मारवाड़ी बोला कि माँ का मतलब अलाउड है। तो मुझे पहली बार ये फील हुआ, क्योंकि मैं जयपुर से पली बड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि जयपुर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड का है, नहीं, वहाँ पे भी लिटिल बिट आपको वो रहना ही पड़ता है। लेकिन गांव में ऐसा है कि आप लेडीज़ को ये भी हक नहीं है, एक तो घूंघट में रहती हैं, उनको राइट्स नहीं है। जैसे आदमी इजीली निकल जाते हैं घर से बाहर, तो लेडीज़ को ये सब राइट्स जयपुर में, मतलब गांव आज भी वहाँ पे आज हाँ है थोड़ा। बाल का बधू आज सुनने को है, राजस्थान से ही चीज़ें होती है, आज भी है क्या? हाँ गांव में है। मैं तो खुद ही गई थी, मैं शादी में गई थी, खुद भी छोटी थी उस टाइम। तो एक आई थिंक 10-11 साल की बच्ची की शादी हो रही थी, बहुत पहले की बात है ये, करीबन 10-12 साल पहले की बात है ये। वहाँ पे कई बार सुनने को आया है कि लड़कियों को बेच देते हैं, वहाँ बिकते हैं राजस्थान में, ये सब सुनने को कभी देखने को मिला आपको? मैंने वैसे नहीं सुना है, लेकिन जो ऐसा होता है कि जो गरीब परिवार की जो लड़कियाँ होती है ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स है ना, अपने पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए बेटियों को जैसे बेचना भी नहीं होता उनको, मतलब वो लाइक उसको बेचना नहीं, वो तो बेचना ही हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। किसी से पैसा लेके आप अपनी बेटी दे रहे हैं, बेचना ही हो गया। आप अपने परिवार के बारे में बताएं, आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह के बैकग्राउंड है? क्या वो लोग भी फिल्म लाइन में थे? आज आप इतना एक मुकाम हासिल किए हैं, बड़ा मेहनत स्ट्रगल तो हुआ है, स्ट्रगल की भी बातें कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के बारे में बताएं। परिवार में मम्मी है, पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी छोटी सिस्टर हैं और मैं। वो लोग और मेरी भाभी हैं, मेरे भैया की शादी हो गई और हमारे भैया के एक छोटी सी गुड़िया भी है। तो पापा का तो खुद का बिजनेस है छोटा सा, वो पैटर्न कास्टिंग करते हैं, मतलब पैटर्न मेकिंग, एल्यूमिनियम की जो कास्टिंग करते हैं ना, वो मेरे पापा करते हैं। और मम्मी हाउसवाइफ है। बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग वैसे नहीं है अपर मिडिल क्लास के, नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो पापा ने जैसे बहुत मेहनत करके हमारे सामने ही, हमें पता है, हम जब छोटे थे तो पापा ने बहुत सब कुछ इतनी मेहनत से घर लिया और फिर बहुत कुछ किया, मतलब परिवार को देखना। राजस्थान में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, राजस्थान में ऐसा होता है कि अगर पूरे परिवार में, जैसे मेरे पापा के जो भाई हैं, उनकी बहुत कम एज में डेथ हो गई, तो उसके फैमिली को भी पापा ने संभाला है, शादी करना बच्चों की, ये सब करना। तो वहाँ कॉमन है, वहाँ पे जो जॉइंट फैमिलीज़ होती है वहाँ पे ऐसे, तो जॉइंट फैमिलीज इसलिए कि वो जॉइंट फैमिली का कारण भी है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कोई भाई हेल्प कर दे या अच्छा मानती है जॉइंट फैमिली? हाँ, मुझे बहुत पसंद है जॉइंट फैमिली। अच्छा, आपके फैमिली में आपकी सिस्टर आप पे बहुत प्राउड करती है, आपको हेल्प भी करती हैं, बोलती हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो आप करो, ऐसा सुनने में आया है, क्या कहानी है, क्या किस्सा है, क्या है? एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, तो मेरी जो सिस्टर है ना, वो बहुत ही अलग थॉट रखती है, वो बहुत मतलब बिंदास लड़की है। मैं नहीं थी इतना ही, मैं इससे पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जब मैं मुंबई आई तो मुझे जबकि वो मुझसे छोटी है, मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे छोटी है, मैंने अपनी बहन से बहुत कुछ सीखा है कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, कैसे अगर वो तो मुझे बोलती है दीदी सब ऐसे छोटी छोटी बातें, कोई आप ज़्यादा मत सोचा करो चीज़ों को। समटाइम जैसे मुझे मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने, तो मैं बहुत डीप, और बाकी बाहर के लोगों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो मुझे बहुत फील हो जाता है, यार पापा ने ऐसा कह दिया, मम्मी ने ऐसा कह दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। लेकिन मेरी जो सिस्टर है ना, उसने हमेशा मुझे इमोशनली इतना सपोर्ट किया है ना, इतना सपोर्ट किया है। पूरी फैमिली में अगर मेरी कोई क्लोज है वो मेरी सिस्टर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है और बचपन की क्या क्या शौक थी जो अब पूरा हुआ है क्या? बचपन में तो कोई शौक थे ही नहीं। बचपन में तो सच बताऊँ ना, जिस परिवार से मैं आती हूँ ना, तो हमको बताया ही नहीं जाता है कि लड़कियों के शौक भी होते हैं। इवन हमें तो 2 टाइम, मतलब ये मैंने फील किया है बचपन में, खाना मिल रहा है, या जा रहे हैं रिलेटिव्स के खाना खा के आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिलेटिव से मिल रहे हैं, जैसा लाइफ चाहिए था मुझे, जैसा, तो मुझे शायद थोड़ा सा मैं बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे एक्चुअल लाइफ समझ में आई है। बचपन में तो कुछ भी नहीं था राजस्थान, नथिंग। मेरा एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज ही हुई है ग्रेजुएशन में, जब मैं ग्रेजुएशन
कर रही थी तब तब मैंने सोचना स्टार्ट किया। और शादी मुझे करनी नहीं थी, बचपन से मेरी ये सोच थी कि मुझे शादी वादी मेरे लिए हमेशा सेकेंडरी है। जयपुर से मुंबई आ गई, अब आपका स्ट्रगल लाइफ शुरू होता है। स्ट्रगल लाइफ कैसे कैसे फेस किए, क्या क्या हुआ, क्या क्या कास्टिंग वाले सब अलग परेशान करते हैं, एजेंसियां अलग परेशान करते हैं, प्रोड्यूसर अलग परेशान करते हैं, चप्पल कई घिस जाते हैं, कई सारे गांव के कितने सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत लोग को बहुत अलग अलग तरीक़ा के प्रॉब्लम फेस होता है। रूम का प्रॉब्लम होता है, रूम मालिक का प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद काम में नहीं भी मिलता है। आप तो आज एस्टेब्लिश हो गई है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और पहला काम कब मिला? पहला काम मुझे मिला था 6 मंथ के बाद में, क्राइम पेट्रोल का था वो। और क्या होता है, मैंने ये फील किया कि जब आप मुंबई आते हैं ना, तो मुंबई को समझने में ही आपको करीबन 1-1.5 साल 2 साल उस मुंबई को हल्का फुल्का समझने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आप रेंट के पीछे भाग रहे हो, आपको रेंट पे करना है, आपके अदर खर्चे हैं, ना करते 15,000 बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। 15,000 से मतलब 15,000 ये तो उस टाइम की बात हो गई, ये उस टाइम की बात है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो और भी ज़्यादा। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि 7-8 हज़ार तो रेंट ही था। उसके बाद आपका खाने का, ट्रैवल का, कपड़े भी आपको अच्छे पहनने होते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री थोड़ी दिखावे की है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के निकल गए, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना। इवन आपको ऑल ओवर सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। हमारे इंडस्ट्री की डिमांड है ये। आप ऐसे नहीं कि जैसे हेल्थ का ध्यान रखना, वर्कआउट करना होता है। धीरे धीरे मुझे सब चीज़ें समझ में आने लगी। ओके, ये प्रोसेस है, अच्छा ऐसे कहते हैं ना, धीरे धीरे दिमाग खुलने लगा। लेकिन स्ट्रगल बहुत था। जब पहली बार कास्टिंग वाले के पास गए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर के पास गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा? स्टार्टिंग डेज में ऐसा हुआ कि आप बहुत निकले हुए नहीं हो कभी बाहर। मैं जयपुर से कभी बाहर नहीं गई, घर से कभी बाहर नहीं गई। मैं डायरेक्ट मुंबई आई। एक ऐसी लड़की जो गाँव से निकल के मुंबई आ रही है और वो इस दुनिया को देख रही है जहाँ पे हर इंसान यूज़ एंड थ्रो करके जाता है। कि यूज़ एंड थ्रो मतलब लाइक पैसे आपसे लूट लेगा। और जैसे मैं एक कास्टिंग वाले से मिली थी, तो मुझे बोलता है कि मैं काम तो दिलवा दूंगा आपको, और लेकिन आपको 5,000 पहले देना पड़ेगा। मैंने कहा है ही नहीं पैसे, तो ऐसे थोड़ी काम होता है, ऐसे थोड़ी काम मिलता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में गई, अकेले डायरेक्टर बैठे हैं या प्रोड्यूसर बैठे हैं, तो कुछ ऐसी बात कहेंगे, देखिए मैडम आपका ना लीड के लायक तो आपका फेस नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको सेकंड लीड दे दूंगा। लेकिन आपको पता है ना कंडीशन क्या होती है, आपको तो पता है हमारी इंडस्ट्री का। मैंने बोला सर कैसे मतलब? तो बोलते हैं कि अरे अब आप ऐसे थोड़ी आपको काम मिलेगा, आप क्यों मैं आपको काम दूँ? मैंने कहा सर मैं ऑडिशन देती हूँ। ऑडिशन देने के लिए मैडम 1000 लड़कियाँ हैं, 1000 लड़कियाँ आके खड़ी हो जाएंगी, आप में ऐसा क्या है? तो उनका इंटेंशन मुझे समझ में आ जाता था। तो मैं बोलती थी नहीं सर, लाइक कॉम्प्रो लाइक स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि सामने वाला, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे लोग फंसाने वाले होते हैं ना, वो अपना फेस पढ़ लेते हैं कि यार ये इनोसेंट सी लड़की है, अभी आई है मुंबई, न्यू कम एज है इसकी। तो ये सब हुआ है, बहुत हुआ है। इवन मुझे याद है कि हम लोग मैं एक वर्कशॉप ले रही थी, तो मुझे एक मैसेज आया, मेरा दिमाग खिसक के हाथ में आ गया कि मैंने ऑडिशन दिया उस इंसान को। उसने बोला नहीं ऑडिशन तो बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे कुछ ऐसा कॉम्प्रो हाफ वो होता है ना शॉर्टकट वाला फॉर्म में, मेरा दिमाग खिसक, क्योंकि मैं फेस ही कर रही थी, मैं 1 साल से ये सब फेस कर रही थी। तो बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। मैं कहा यार ये लोग कैसे, ये लोग इनको शर्म नहीं आती है, ये लड़की से ऐसे बात कर रहे हैं, ये सब। फिर जब मुझे धीरे धीरे मुंबई समझ में आने लगी, लोग समझ में आने लगे, अब तो बुरे से बुरा इंसान भी ना वो बोलेगा ही नहीं, वो मेरा चेहरा पढ़ नहीं, वो नए लोग के साथ ही ज़्यादा, नए लोगों के साथ ही। मैं सोचती हूँ कि चलो हम तो उस परिवार से हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि कभी मतलब इन चीज़ों की वैसी ज़रूरत भी नहीं होती है जहाँ आप मेहनत करते हो। मुझे लगता है कोई लड़की अगर कर रही है ना, वो बोल रही मेरी मजबूरी थी, तो वो झूठ बोल रही है। उसकी मजबूरी नहीं थी, उसको आई थिंक उसको शॉर्टकट अपनाना था उस चीज़ का। ये मुझे लगता है कोई आजकल के मैं देखती हूँ कई बार लड़कियाँ बोलती हैं इंटरव्यूज़ में, मैं देखती हूँ कि नहीं मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ तो क्या मी टू टाइप का कुछ। मैं कहा बहन हमारे साथ आज तक नहीं हुआ,
इसलिए नहीं हुआ कि ये मुंबई है, यहाँ पे कोई आपका जबरदस्ती हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई जबरदस्ती हाथ नहीं। हाँ, लोग सिर्फ आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपको, मैं बहुत इज्जत करती हूँ मुंबई की, बिकॉज ऑफ ये वो जगह, ये मेरी कर्म भूमि है। इस मुंबई ने मुझे पहचान दी है, जितनी भी छोटी मोटी जितनी भी मिली है, तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और उतनी ही मैं, अगर आज मुझे बुरा इंसान भी मिलता है ना, बुरा वो नहीं है, बुरा ये कि आप उस तरह से, अगर बुरा है तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे, यहाँ जबरदस्ती यहाँ पे कोई नहीं करता है। यहाँ पे कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि नहीं तू चल मेरे साथ, वैसा हमारे जैसे बोलना नहीं चाहिए। जिस शहर से मैं हूँ वहाँ पे तो लड़कियों को, अभी आज कल की एक खबर है जयपुर की, एक लड़की है जो बेचारी प्रेग्नेंट थी, उस लड़की को पीछे से किसी ने, लड़के ने बहुत गंदे तरीके से उसको टच किया और वो चिल्लाई। मैंने कल ही देखा, तो मेरा मन कर रहा था मैं कमेंट में डालूं कि यार ये सब तो लड़कियां वहाँ फेस करती है, मुंबई में नहीं होती। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि कई जगह ज़बरदस्ती होती है, मतलब कि इतने डेस्परेट लड़के होते हैं जो मतलब बदतमीजी कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो एक आदमी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे के निकलता था। गंदी गंदी गालियाँ मतलब अब्यूजिव वर्ड, मतलब कुछ लड़की की बॉडी पार्ट पे कमेंट कर देगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शायद 10 साल की होते हैं, डर जाती हैं लड़कियाँ। अगर आप सोचिए कि किसी बच्ची पे अगर कोई छोटा सा वर्ड भी उसकी बॉडी पार्ट्स को लेके कुछ गंदा बोल देता है ना, तो मैं उस टाइम फील कर रहा था मैंने कि वो कितना अंदर तक उसको तकलीफ देता है। जब कोई आदमी आपका, खासकर घर से बाहर के लोग, घर के बाहर के लोग अगर आपका बहुत केयर करने लगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे, और तो उसका मकसद होता है कि आपका दिल पे वो राज करना और आपको माइंड को वाश करना होता है। वो अपने दिमाग में अपनी जगह बिठाता है और वो अपने ढंग से उसको आपको घुमाता है। तो कभी आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कोई आदमी मुझे इस तरह से ये फ्लर्ट कर रहा है, या फिर हमें रास्ते से भटका रहा है, या चीज़ें जो हम नहीं करना चाहते उस तरफ ले जा रहा है? हाँ, मुझे एक्चुअली लड़कियों का जो सिक्स सेंस है ना बहुत हाई होता है। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि लड़का किस वे में बात कर रहा है। जैसे मेरे साथ तो मुझे बटरिंग वाले लड़के नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा। अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, अरे तुम तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हो, अरे मिलो ना कभी, चाय पे मिलो ना, कॉफ़ी पे मिलो ना। मैंने कहा क्यों मिले, कहाँ है, क्या काम है? मतलब मेरा ही क्वेश्चन है, क्या काम है? आप मुझे काम दे, मतलब ऐसा होता है कि आप मुझे काम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। और पहली बात तो मैंने ऑडिशन ही नहीं पे, आपने मेरा काम ही नहीं देखा। अगर आप मुझे काम देख के आप मुझे बुला रहे हैं मीटिंग के लिए तो मैं जाऊंगी। तो जो लोग काम देख के बुलाते हैं तो वो तो गलत अप्रोच नहीं करते, लेकिन जो एम ही मैसेज कर देंगे। जैसे मैं कहीं ऑडिशन के लिए गई, कई बार हुआ मेरे साथ, मैं ऑडिशन के लिए गई, कुछ नहीं है, अपना इंट्रो दिया एंड रूम पे आ गई। उसके बाद मैसेज आता है, हेलो वो आज आप ऑडिशन के लिए आए थे ना? मैंने बोला हाँ, यस। बोलते कि आपकी है ना, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं फिर मेरा एक होता है ना रिस्पेक्टिव वे में कि सर कुछ आपके पास मेरे लिए कुछ कैरेक्टर होगा तो आप मुझे बताइएगा। बंदा कोई ना, आप मिलिए शाम को, कॉफ़ी पे मिलते हैं। तो मैं उसको बात भी नहीं करती, मैं उसको क्वेश्चन मार्क डालती हूँ कि बाय, क्यों मिलना है? आपने मेरा ऑडिशन नहीं लिया है, आपको अगर लगता है कि इस कैरेक्टर में सूट हो रहा है तो आप मुझे अप्रोच करिए कि नहीं आप आ जाइए, मतलब ऑडिशन के लिए आप डायरेक्ट सेट पे आइए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री है ना बहुत प्रोफेशनल है, उन लोगों के लिए प्रोफेशनल है जो सच में काम करना चाहते हैं। और बहुत दलदल वाले लोग भी यहाँ पे जो मज़े के लिए आते हैं, जो सिर्फ मज़े करने आते हैं, लड़के और लड़कियाँ भी। इवन मैंने ये भी फील किया, आएंगे मस्त बहुत गलत चीज़ों में, नशे में पड़ जाएंगे, ड्रिंक स्मोकिंग इन सब में, और फिर बोलते हैं मुंबई में तो काम ही नहीं है। कैसे काम नहीं है मुंबई में? आपने काम ढूंढा ही कहाँ पे है काम? मेरा क्वेश्चन होता है लोगों से, आप कभी निकले हैं धूप में, कभी दिए हैं ऑडिशन, कभी भागे हैं, कभी मैसेज किया है किसी को? नहीं। आपने किसको मैसेज किया है? दारू की बोतल को आपने मैसेज किया कि यार चल आ जा यार, पार्टी करते हैं, चल बॉटल ले आना दारू की, चल आज पार्टी तेरी तरफ से। फिर वो लोग बोलते हैं, मुझे ऐसे बहुत स्टार्टिंग डेज में मुझे ऐसे लोग बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे होता है ना, मैं बहुत, जब मैं आई तो मैं शायद 22 ईयर की थी, तो 22 के एज में है ना, क्या होता है कि जो आपसे बड़े हैं ना वो क्या बोलते हैं, मैं उनको भैया बोलती थी, नाम नहीं बताऊंगी, बुरा मान जाएंगे। बुरा बिना नाम लिए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, कुछ है ना। हाँ, तो वो बोलते तुम कितनी मासूम सी हो, यहाँ पे तो काम वाम ही नहीं है। मैं क्या होता है कि
स्टार्टिंग में अगर किसी को भैया बोल दिया तो आप उस पर विश्वास करने लगते हो। मेरे राजस्थान के राजस्थान के वो थे, तो मतलब यार ये भैया तो ऐसी बात कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया ये बंदा कर क्या रहा है। ये बंदा आ रहा है, उठता 1 बजे है और इतने में खाना वाना कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं नो आइडिया। रात को इनका दारू पार्टी होता है। तो ये लोग अगर मुझे बोलेंगे कि मुंबई में काम नहीं है या फिर तुम्हारी जैसी लड़की के लिए काम नहीं है, तो मैं नहीं ट्रस्ट करूँगी। क्योंकि मैंने तब तक तो क्या होता है कि ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं किया मैंने उन चीज़ों पे। अगर ट्रस्ट करती तो शायद आज मैं मुंबई में नहीं टिक पाती हूँ। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जब काम मिलने लगा ना, मुझे जब पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मुझे याद है मुझे 1 लाख का प्रोजेक्ट मिला था पहला बड़ा, और वो भी शायद 2 साल के अंदर ही, 2 साल भी नहीं, मुझे 1.5 साल के अंदर मिल गया था। फॉरगॉटन आर्मी, कबीर खान की वेब सीरीज़। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, सेलेक्ट हो गई मैं, और उन्होंने मतलब मुझे 40,000 पहले भी पे कर दिया। मैंने कहा अकाउंट में भी आ गया यार इतना, और फोटोशूट भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार काम तो है यहाँ पे, काम तो है, ऐसा नहीं है लोग झूठ बोलते हैं यहाँ पे कि काम नहीं है। तो ये मुझे समझ में आया। तो क्या होता है कि जब आप सही वे में जब आपको काम मिलता है ना, तब आपको चीज़ों पे ट्रस्ट होने लगता है। और तब वो जो आते हैं ना निगेटिव लोग, जो कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं यार ये लड़की के लिए सेफ नहीं है। अरे आप लोगों ने ही तो अनसेफ कर रखा है, कैसे सेफ नहीं है। अभी तक आपने कौन कौन से वेब सीरीज, फिल्म या सीरियल जो किए हैं जो यादगार टाइप है, जो हाँ ये मैंने अच्छे किए हैं, प्रोफाइल में लोगों को बता सकते हैं? हाँ, एक तो मैंने आर्या वेब सीरीज़ की है। आर्या मेरे लिए मतलब लोग मुझे लिटिल बिट नोटिस करने लगे उसके बाद, आर्या के बाद, जो मुझे भी नहीं पता था। क्योंकि क्या होता है कि आपको समझ नहीं आती चीज़ें स्टार्टिंग में। सुष्मिता सेन वाली मुझे पार्क में जब मैं जाती थी वर्कआउट के लिए, तो लोग बोले यार तुमने आर्या में थी, तो मैंने कहा हाँ आर्या में थी, तो अच्छा लगा। उसके बाद स्टेज ऐप की मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, उससे भी मुझे बहुत लोग पहचान। उसमें मेरा ऑलमोस्ट निगेटिव लीड था उसमें। रीस नेम है उस वेब सीरीज़ का, आप देखिए बहुत अच्छी फिल्म है। रीस राजस्थान की रियल स्टोरी पे बेस्ड है वो, तो वो बहुत प्यारी स्टोरी है। तो ये सब मैं और भी किया है, मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत की है, मैंने फेस्टिवल फिल्म की है। अभी मैंने निराई नाम की एक फीचर फिल्म की है, बिहार की स्टोरी है ये। तो उसमें स्टोरी मैं पूरी नहीं बता पाऊँगी, बट बहुत प्यारी स्टोरी है। जिन्होंने लिखा है बहुत दिल से लिखा है उसको। तो अभी मैंने ये किया है, और सीरियल्स में करती रहती हूँ। सीरियल तो आप करती ही रहती। ऐसे काम घटनाएं हैं आपके करियर में, ऐसे कौन कौन सी घटनाएं जो आपको रूह कांप जाए, जो कि बोले यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, न मेरे साथ न किसी के साथ? मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा भी बुरा होता है ना, तो मैं उसको भी बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। कि क्या होता है कि कुछ जैसे कोई भी चीज़ है, मैं उसको गलत चीज़ को सही चीज़ को इतना पॉजिटिव वे में लेती हूँ ना, कि वो मैं सोचती हूँ वो मेरी लाइफ का लेसन है उस ज़िंदगी का। तो मेरा एक हुआ था, मैंने एक जगह पैसा डाला था, मोटा अमाउंट डाला था बहुत, तो लिटिल बिट फंस गया वो। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे मुंबई के बारे में फ्रॉड, ऐसा भी फ्रॉड होता है मुझे ये भी नहीं पता चलता। तो घर के ऊपर ही डाला था, एक फ्लैट के ऊपर मैंने पैसा डाला था, हैवी डिपॉजिट पे लिया था। तो वो बड़ी अलग स्टोरी है उसकी। बॉलीवुड में बहुत संघर्ष होती है ऐसे, बॉलीवुड में हाँ संघर्ष मुंबई में पूरे में तो है। उस संघर्ष से सफलता की तरफ कौन कौन से ऐसे स्टेप थे? बहुत संघर्ष हुआ लेकिन सफलता मिली। हाँ, मुझे याद है जब आर्या मुझे मिली ना, उसकी स्टोरी ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास रेंट का पैसा भी नहीं था। ऑनर मुझे निकाल रहा था, बोले कि मैडम पैसे नहीं तो निकलो। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, मैं तो मैजिक होता है यहाँ मुंबई में, मैजिक होते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, राजस्थान लुक का चल रहा है, तो साड़ी वाड़ी पहन के अभिमन्यु रेसर के उधर ऑडिशन दे के आ जाना। तो मैंने उसको झूठ बोला, क्योंकि इतना स्ट्रगल चल रहा है, रेंट का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। बोला यार ये देखो कैसे बात। फिर एक होता है ना होप है अंदर, कुछ नहीं है तो मेरे अंदर होप बहुत अच्छी है कि कर दो यार, ऑडिशन हो सकता है हो जाए सिलेक्शन। तो मैंने ऑडिशन दे के आई वहाँ पे। तो जब मैंने वहाँ ऑडिशन दिया ना, तो अब दे के आ गई मैं। उसके बाद स्ट्रगल चल रहा था, कहीं और शिफ्ट हुई मैं, तो ये सब चल ही रहा था। अचानक कॉल आता है, मैं जयपुर भी चली गई। जब भी मेरा होता था मैं रूम शिफ्ट करके मैं हमेशा जयपुर ही जाती थी, कि आराम से चिल करके, माइंड फ्रेश करके, मम्मी के हाथ का खाना खा के, पापा से बात करके, मतलब एकदम माइंड को एकदम फ्रेश करके मैं मुंबई आऊँगी, ऐसा मैं सोचती थी उस टाइम। तो मैं चली गई जयपुर। जयपुर मुझे कॉल आया, आपने जो ऑडिशन दिया था ना उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो। मैंने कहा मैं तो बहुत ऑडिशन दिए, कौन सा है, मतलब पता नहीं था, क्योंकि बहुत ऑडिशन देती थी मैं, बहुत। तो बोले कि ये जो अभिमन्यु रेसर के ऑफिस में जो आपने ऑडिशन दिया है ना, तो उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है।
मैंने बोला ओके। मुझे लगा, मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा काम है एक्चुअली, इतनी बड़ी वेब सीरीज़ है, पहला बड़ा काम था मनी वाइज भी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एम ही लिया। मैंने कहा जब बोले कि आपका मॉक शूट है 23 को, मुझे डेट भी याद है, इवन 23 है, 23 दिसंबर या नवंबर की बात है ये शायद, है ना। तो लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है वो। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मॉक शूट है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, फिर जब मैं सेट पे गई तो मैंने सेट पे सुष्मिता मैम को देखा। मैंने बोला सुष्मिता मैम, क्योंकि उससे पहले उनका मतलब कहते हैं ना कि वो ऑलमोस्ट उनका बहुत टाइम हो गया था, उन्होंने कुछ नहीं किया था मूवीज़ के बाद, बहुत थोड़ा टाइम हो गया था उनको। मुझे लगा प्रोड्यूसर होंगे, और क्या प्रोड्यूसर होंगे यार, अमीर है भाई मैम ऑब्वियसली। पता चला वो लीड कर रही है उसमें, और उस टाइम मेरी आंखें फटी। मैंने कहा अच्छा, मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उस टाइम लाइफ में क्या होता है कि आप बड़े अकेले में, मेरा एक है बड़ा स्टार्टिंग से कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, डे वन से। मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है एंजॉय करने के लिए, मैं अकेले ही अपना चाय कॉफ़ी अपना, मतलब मैं ड्रिंक भी नहीं करती, मैं स्मोक भी नहीं करती हूँ। मैं अकेलेपन में मैं इतना एंजॉय करती हूँ अपनी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी अकेले निकाल सकती हूँ। कास्टिंग काउच बॉलीवुड में बहुत होता है, तो आपके साथ कोई ऐसा स्थिति कुछ खड़ा हुआ क्या? हाँ हुआ तो है, लेकिन क्या है कि मैंने फिर बोला नहीं चाहिए, मैंने उसका ऑफिस का तहस नहस करके आई थी मैं। हाँ मैं थोड़ी सी क्या हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर मत छोड़ो। अगर मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद भी इंसान पंगा ले रहा है तो ला जा बेटा, अब बताती हूँ तेरे को। तो वैसे ही थी। अब तो मैं बहुत, मेरा जो अग्रेसिव नेचर बहुत ही कम हो गया, मतलब 0 के बराबर। अब मुझे नहीं, अब तो मैं ऐसे टैकल नहीं हूँ। नहीं, बंदे को मैंने मना किया कि एक ऑफिस है यहाँ पे बाजू में ही है, अपने ऑफिस के 3-4 किलोमीटर दूरी है। तो उन्होंने ऑफिस बुलाया मुझे, तो बोले कि मैंने देखो ये मूवी करी है, मैंने ये मूवी करी है, मैंने ये मूवी करी है। मैंने बोला ओके 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 ओके, मैं अभी एक बड़ी मूवी करने वाला हूँ। मैंने कहा ओके सर। फिर वो करते करते वहाँ से अपने ऑफिस, अपनी जहाँ सीट पे खड़े होके वो इधर आ गया, तो उस चीज़ ने यहाँ टच किया। मैंने कहा सर डोंट टच मी, ऐसे मैंने बोला सर डोंट टच मी। तो मुझे लगा वो समझ जाएगा, तो उसने क्या किया, वापस से टच किया। मैंने कहा सर मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो कह रहे हैं ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप जो बोल रहे हैं, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोले अरे यार ये तो नॉर्मल है, इतना तुम फ्रैंक नहीं रहोगी तो कैसे इंडस्ट्री में काम करोगी, ऐसे उन्होंने बोला। मैं कहा सर मुझे कैमरे के आगे काम करना है, मुझे कैमरे के पीछे काम नहीं करना है। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो बोले कि अरे ऐसा नेचर रहेगा तो कहीं काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर जैसा नेचर आप चाहते हैं ना वो मेरा नेचर है नहीं एक्चुअली। तो क्या होता है इंडस्ट्री में समटाइम आपका मॉरल कोई इंसान कैसे गिरा देता है, यार तुम अगर तुम खुलो ना, थोड़ी सी खुलो ना। अरे क्या खुलो भाई, क्या खुलो और क्या मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है उन लोगों का कि वो लोग ऐसे बात करते हैं। अरे तुम ऐसे बंद रहो, मैं कहाँ बंद हूँ भाई, बस टच मत करो, बाकी सब ठीक है। काम मतलब जो है कैमरे के सामने, मेरा ये सोच है काम करना, मुझे कैमरे के सामने काम करना, कैमरे के पीछे क्यों मैं ये सब बकवास मुझे नहीं पसंद है। आप कैमरे के सामने फ्रैंक हूँ, आप जो कैरेक्टर देंगे मैं करने को तैयार हूँ। कैमरे के पीछे आप मुझे वो मुझे बोल रहे हैं कि आप फ्रैंक बनो। क्या होता है फ्रैंक, मेरे से नहीं हो, तुम पता ये सब। तो फिर वो नहीं माना तो मैंने उसका लैपटॉप तोड़ दिया। अच्छा, अभी बॉलीवुड में एक सबसे बड़ी समस्या है जो कास्ट कंप्रोमाइज़ के अलावा जो होते हैं काम तो करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का है, कौन अलग अलग बहाना देते हैं, पैसे आए नहीं, चैनल दिए नहीं, ये हुआ नहीं। आप कितने फेस किए अभी? बहुत ज़्यादा फेस किया है मैंने, ये तो इतना फेस किया है ना मैंने कि एक तो मैंने ये फील किया है कि जब भी आप बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करते हो तो पैसा इजीली मिल जाता है। बड़ा प्रोडक्शन का ये होता है कि बहुत प्रोफेशनल होते हैं, पैसा टाइम पे होता है, रिस्पेक्ट भी होती है और काम भी बहुत प्रोफेशनल वे में होता है। कोई चिंदेगिरी नहीं होती है, कोई आलसीपन नहीं होता है, क्योंकि उनको सच में काम करना होता है। जो बड़े प्रोडक्शंस होते हैं उनका टारगेट होता है कि हमें एक अच्छी मूवी बनानी है, हमने एक्टर्स को कास्ट किया है, लाइक सब कुछ एक काम की तरह दिखता है। लेकिन समटाइम जब आप छोटे प्रोडक्शन के साथ काम करते हो वो बड़ी दोस्ती यारी बना रहे होते हैं।
मान लीजिए किसी एक्ट्रेस को ले लिया, अभी मैंने जो मूवी करी उसका वैसा ही कुछ स्टोरी है। मुझे अचानक मेरे एक मित्र हैं डायरेक्टर में, उन्होंने मुझे बोलते हैं पूरा मैं टिकट कर रहा हूँ तुम आ जाओ। मैं समझ वही की बात कर रही हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने पेमेंट की बात करी उससे तो पेमेंट सब वो था। मैंने वहाँ जाके शूट भी किया और मैंने उनको बोला यार पेमेंट, बोले कि तुम जाओ, तुम जब तक पहुँचोगी ना मुंबई से पहले तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। तो उन्होंने फिर प्रोड्यूसर के नंबर भी भेजे कि आप इनको कॉल करो, ये आपके अकाउंट में डाल देंगे शाम तक। मैं कॉल पे कॉल घुमा रही हूँ अभी तक, लेकिन उन्होंने ना कॉल पिक कर रहे हैं और पता चला प्रोड्यूसर मुंबई में रहते ही नहीं हैं, वो औरंगाबाद या कहीं और रहते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे भाई भतीजावाद होते हैं, नेपोटिज्म होते हैं। नेपोटिज्म वर्ड आपने बहुत सुना होगा इस लाइन में, यहाँ की हर फील्ड में होता है। बॉलीवुड में कैसे देखते, क्या राय रहता है आपका? वैसे तो नेपोटिज्म है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ है नहीं। अब मान लीजिए कोई इंसान का बिजनेस है तो चाहेगा ना अपने बेटे को ही देगा। मैं कल को बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके अपने बच्चे को इस्टेब्लिश करूँगी वहाँ पे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आलिया भट्ट है, फादर ने तो सबको समान पुश किया होगा, पूजा भट्ट को भी, आलिया भट्ट को भी, लेकिन जिसने खुद को खुद से निखारा वही ग्रो किया है। नेपोटिज्म भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। बिजनेस मेरे फादर मुझे दे देंगे, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ ग्रो कर पाऊँगी, मैं कितना भी कर लूँ। नेपोटिज्म नहीं है इंडस्ट्री में। आप अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा किसे मानते हैं, किसको अपना आइडल्स देखते हैं? मेरे फादर। क्या ऐसा खास है जो आपको लगता है कि? मेरे फादर ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी भी गिव अप नहीं किया उन्होंने। तो वो मेरे फादर के अंदर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ उनसे। हाँ, बट मेरा खुद का भी एक चल ही रहा है। हम लोग मतलब लव लिंक फैमिली है जो यूट्यूब पे है, हम लोग खुद का बनाते रहते हैं। आपका चैनल का नाम है लव लिंक फैमिली? ओके। हाँ। क्या क्या बनाती हैं उसमें? उसमें हम लोग एक फैमिली की स्टोरी, जिसमें फादर है, मदर है, मैं हूँ, मेरा भाई है। तो एक फैमिली, एक मिडिल क्लास जो फैमिली में जो इश्यूज होते हैं वो हम लोग दिखाते हैं उसमें। बहुत कॉमेडी वो है, अच्छा है वो बहुत। थैंक यू पूनम जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अनकही बातें हम बात करेंगे। फिलहाल आज तक इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो